डियर स्टूडेंट्स, आज का जो विषय है हमारा न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स में हमने जो डिटेक्टर्स किए थे उसके बाद एक उससे रिलेटेड है कि जब पल्स आती है तो उसका डिटेक्शन कैसे होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो वर्क करेगी उन डिटेक्टर्स के लिए, ये हमारे लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट से ये आज का जो लेक्चर है वो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स पार्ट 20, इसको हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसका नाम दे रहे हैं, और किस तरह से ये प्रोपोगेशन होता है और कैसे काउंटिंग होती है कि सिस्टम्स में। तो हमारे जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं जिसमें जीएम काउंटर है या सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं या स्पार्क चैम्बर हैं, इन तरह के में जो पल्स आती है उसमें कैसे डिजिटल जो डिस्प्ले होता है और काउंटर्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में ये आज का जो लेक्चर है उससे रिलेटेड है। तो हमारा जो भी रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं, जैसे पढ़ा था एनोड पे जब चार्ज इकट्ठा होता है नेगेटिव आयन, तो वहाँ पे एक पल्स फॉर्मेशन होता है जिसको हम बहुत Q इज़ इक्वल टू सी वी या V इज़ इक्वल टू Q बाई सी से रिलेट कर सकते हैं। और इस पल्स का जो है वो उसको हमें एक कैपेसिटर के थ्रू हम उसको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद में उसको, क्योंकि ये जो पल्सेस होती हैं वो रेगुलरली शेप्ड नहीं होती हैं, तो हमें उसको पल्स शेपिंग भी करनी होती है, उसको एनालाइज भी करना होता है, मीन्स एनर्जी एनालिसिस करना होता है, या टाइमिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसा कि हम सीआरओ पे भी देखते हैं, और उसको हमें काउंटिंग भी करनी होती है कि रजिस्टर कैसे हो रहा है। तो इसके लिए ब्लॉक समझने के लिए जो ब्लॉक डायग्राम है वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वो कुछ इस तरह से है। आपके एक डिटेक्टर है जो जीएम डिटेक्टर हो सकता है, या कोई ऑसिलेशन काउंटर हो सकता है, आपके सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी हो सकता है, किसी भी तरह का डिटेक्टर। उसकी हाई वोल्टेज एक पावर सप्लाई होती है, और जो कि उसको एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड का नेगेटिव देगी, या किसी और तरह से है तो उसमें उसको ग्राउंड करेगी और बाकी पॉजिटिव पोटेंशियल देगी। तो इस डिटेक्टर के बाद जो क्लोज्ड सबसे पहले होता है वो एक प्री एम्पलीफायर एंड देन मेन एम्पलीफायर। और मेन एम्पलीफायर के साथ दो चीज़ें जुड़ सकती हैं, एक तो जिसके अंदर की सिंगल काउंटिंग होती है उसको बोलते हैं सिंगल चैनल एनालाइज़र, और एक में होती है जिसके अंदर की हम ये लगातार बहुत सारी पल्सेस को अलग अलग एनर्जी की टाइमिंग इंफॉर्मेशन के साथ उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उसको स्टोर कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं, वो कहलाता है मल्टी चैनल एनालाइज़र MCA। सो SCA जिसमें एक सिंगल एनर्जी का या सिंगल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, और स्केलर मीन्स जहाँ पे डिस्प्ले होता है नंबर्स का। तो इस डिटेक्शन सिस्टम में SC और MCA को सिंगल चैनल एनालाइज़र एंड MCG। नाउ अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था डिटेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो सप्लाई, क्योंकि उसके रीजन से हमने देखा था कि जो डिटेक्टर्स हैं उनकी वर्किंग जो है वो प्रोपोर्शनल काउंटर हो, आयनाइजेशन चैम्बर हो, या सिंटिलेशन हो जिसके अंदर डायनोड्स लगे हुए होते हैं, या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जहाँ पे कि पावर सप्लाई बहुत स्मॉल वोल्टेज से काम चल जाता है। तो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जो जनरली जो है गैसियस बेस्ड और सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर्स में होता है। तो इसमें ये वोल्टेज जो नेसेसरी है जिस ऑपरेशन में रीजन में चाहिए हमें उसके लिए प्रोवाइड करता है। नॉर्मली ये 0 से 3000 वोल्ट की DC होती है, और करंट जो है वो 0 to 10 मिली एम्पियर होता है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में जैसा PMT हम कहते हैं उनको, तो उनके अंदर चेंज और रजिस्टर्स होते हैं। आप उसको डायग्राम जो अभी कंसर्न लेक्चर में उसमें देख सकते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के लिए, और उसके अंदर वो इंक्रीजिंग वोल्टेज पे रखा जाता है या पोटेंशियल पे रखा जाता है डायनोड्स को। तो यहाँ पे जो सप्लाई है उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप एक फ़ोटो कैथोड को ग्राउंड पोटेंशियल पे, ग्राउंड वोल्टेज पोटेंशियल पे रख दें, ज़ीरो हो जाएगा, और उससे हम फिर धीरे धीरे इंक्रीजिंग पोटेंशियल पे डायनोड्स को प्लेस करते चले जाएं तो हाई वोल्टेज हमें मिल जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम फोटो कैथोड को एक नेगेटिव वोल्टेज दे दें, तो उसके रिस्पेक्ट में ज़ीरो जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर एनोड को ग्राउंड कर देंगे तो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा। और कांस्टेंट के लिए ज़्यादातर जो है वो एक कैपेसिटर का काम में लिया जाता है जिसकी की कैपेसिटी समथिंग लाइक 0.001 माइक्रोफैरड से 0.01 माइक्रोफैरड होती है।
दूसरा इसके अंदर, अब जब डिटेक्टर के बाद पल्स फॉर्मेशन हुआ था तो पल्स जो है इसको बाहर निकालना होता है, तो हमने देखा था एक आरसी लगाई जाती है और उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है और उससे पोटेंशियल डेवलप होता है, V इज इक्वल टू Q बाई जी से। नौ प्री एम्पलीफायर के लिए जब पल्स फॉर्म होती है नोट पे तो उसको प्री एम्पलीफायर पे दिया जाता है और प्री एम्पलीफायर जो है वो नज़दीक रखा जाता है बिल्कुल डिटेक्टर के। इसका कारण ये है कि पल्स जो है उसकी टाइमिंग भी बहुत कम होती है, माइक्रो सेकेंड्स का होता है, और उसका साइज़, वोल्टेज और पोटेंशियल जो होता है, हाइट, वो भी बहुत स्मॉल होता है। तो उसकी वजह से उसका लॉस होने का चांस रहता है, क्योंकि हर केबल, जो भी हम तार जोड़ते हैं, उस केबल का अपना इम्पिडेंस होता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, तो ये सिग्नल को खा सकता है, उसका लॉस हो सकता है, तो कि पता लगे गायब ही हो गया। तो इसलिए तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ केबल हम कनेक्ट करते हैं डिटेक्टर्स को प्री एम्पलीफायर के लिए, उसको छोटे से छोटा रखा जाता है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना बेटर डिटेक्शन होगा प्री एम्पलीफायर पे। और इससे कैसे कर सकते हैं इसका, कि हम इसका कैपेसिटेंस को लो वैल्यू रख लें। तो ये एक ये क्योंकि इम्पिडेंस जो है वो कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं Z को R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपन ओमेगा C से। सो प्री एम्पलीफायर का मेनली जो फंक्शन है वो ये है कि ये इम्पिडेंस मैचिंग करता है प्री एम्पलीफायर, जिसका कि इनपुट जो है वो लो कैपेसिटेंस का होता है और हाई कैपेसिटेंस जो इसका आउटपुट पे होता है। तो लो इनपुट कैपेसिटेंस का टू हाई कैपेसिटेंस आउटपुट के मैचिंग करता है इम्पिडेंस की, और इसका जो गेन है वो करीब 100 के आसपास होता है। इतना सफिशेंट होता है कि जैसे एक माइक्रो सेकेंड की, माइक्रो वोल्ट की अगर आपके मिली वोल्ट की या पल्स आ रही है, मिली वोल्ट में जनरली होती है, तो वो उसको करीब 0.1 वोल्ट की पल्स बना देगा। तो ये इसके अंदर जो सर्किट यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग अपने कोर्स में पढ़ते हैं, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मोस्टली जो है वो इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर्स होते हैं। थर्ड जो है, अब इसके बाद जो प्री एम्पलीफायर है, प्री एम्पलीफायर के बाद एम्पलीफायर होता है जो मेन एम्पलीफायर भी कहलाता है। तो आउटपुट पल्स जो प्री एम्पलीफायर से उसको मेन एम्पलीफायर में देते हैं, और एम्पलीफायर जो है वो करीब अच्छा गेन, एक हाई गेन 10⁴ तक का हमको प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक सफिशेंट वोल्ट की पल्स मिलती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बाहर, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए हमारे को एक फ्यू वोल्ट्स की पल्स चाहिए होती है, जो इस मेन एम्पलीफायर से प्रोवाइड हो जाती है। और ये इसका एक और काम भी है कि वो उसको शेप भी करता है पल्सेस को, जिससे कि वो SC और MCA के द्वारा वो शेपिंग होके पल्सेस एक रेगुलर, जैसे रेक्टेंगुलर हमें पल्सेस चाहिए या स्क्वायर पल्स चाहिए, तो स्क्वायर वेव पल्सेस का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप इसके अंदर मेनली जो क्लिपिंग, क्लैंपिंग है और इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएटिंग सर्किट्स को काम में लेते हैं। इन मेन एम्पलीफायर में जनरली ऑप-एम्प्स को यूज़ किया जाता है, और इनका जो ओपन लूप गेन है, जैसे विदाउट फीडबैक आप उसका गेन करेंगे तो ये करीब हाई होता है, जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली उसको मैग्नीफाई कर देता है। दो तरह से एम्पलीफायर्स को काम में लिया जाता है। वन इज़ कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिव एम्पलीफायर एंड अनदर इज़ चार्ज सेंसिटिव एम्पलीफायर। और ये जो वोल्टेज सेंसिटिव है वो एक रेजिस्टिव फीडबैक या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज़ में लेता है। चार्ज सेंसिटिव में एक डिफरेंशिएटिंग एम्पलीफायर होता है, और जिसमें सिर्फ चार्ज इकट्ठा होता है और वो एम्पलीफाई करता है उसे। इसके बाद मेन एम्पलीफायर के बाद जो सर्किट्स हैं उनमें ये जो चीज़ है, पल्स हाइट एनालाइज़र एंड डिस्क्रिमिनेटर्स, ये दो ही चीज़ें हैं लेकिन एक ही का रूप हैं ये। तो इनका जो काम होता है वो मेनली अलग अलग हाइट की जो पल्सेस होती हैं, जैसे एनर्जी के रेंज अलग अलग आ रही है, तो उनको सेपरेट आउट करना होता है। दूसरा इनका काम होता है कि जो किसी तरह की नॉइज़, अगर इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ क्रिएट हो रही है या कोई ऐसा सिग्नल है जो अनवांटेड है हमारे लिए, हमें उस पल्स की, जैसे स्क्वायर पल्स चाहिए तो ऊपर नीचे के जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे लिए अगर प्रोसेस होते हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इस केस में पल्स हाइट एनालाइज़र से और डिस्क्रिमिनेटर से हम एक ही साइज़ की पल्सेस को एनालाइज कर सकते हैं।
तो इसके अंदर कैसे करते हैं, इसके लिए एम्पलीफाइड पल्सेस को सॉर्ट किया जाता है, छांटा जाता है और आगे प्रोसेसिंग के लिए पल्स हाइट एनालाइज़र को काम है, जिसको हम PHA बोलते हैं। तो ये जो PHA पल्स हाइट एनालाइज़र, ये आपका सिंगल चैनल एनालाइज़र भी हो सकता है और मल्टी चैनल एनालाइज़र भी हो सकता है। और PHA जो है ये इंटीग्रल मोड में भी काम कर सकता है और डिफरेंशियल मोड में भी काम कर सकता है। तो ये दोनों समझ में। इंटीग्रल मोड का मतलब ये है कि इसके अंदर एक स्टेप में इस वोल्टेज को ये करेगा। तो ये किस तरह से होगा कि इसके अंदर एक सिंपल डिस्क्रिमिनेटर की तरह ये बिहेव करे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है छांटना। कैसे छटाई करेगा, तो उसके अंदर आप एक फिक्स वोल्टेज कर दें लोअर लेवल का, तो उससे नीचे की जो पल्सेस हैं वो सारी कट जाएंगी। और यदि आप मान लीजिए ऊपर भी एक वोल्टेज सेट कर देते हैं तो उसके ऊपर की वोल्टेज की जो पल्सेस हैं वो भी नहीं आएंगी। तो बीच की रेंज की पल्सेस को आप छांट सकते हैं और ये डिस्क्रिमिनेटर कहलाता है। तो ये मान लीजिए उसका कोई एम्पलीट्यूड है, अब एक हमने फिक्स कर दिया V वोल्टेज से, तो उससे ज़्यादा की जो पल्सेस हैं उनको ही अलाउ करेगा। ये डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है और इंटीग्रल मोड में हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं PHA को। तो इसके अंदर V जो है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं नीचे लोअर लेवल पे लगा के, और जिससे अनवांटेड पल्स और नॉइज़ जो है वो एलिमिनेट या रिजेक्ट हो जाती है। डिफरेंशियल मोड में ये सिंगल चैनल एनालाइज़र की तरह रहता है, जिसका कि डायग्राम जो है वो अभी नीचे इसमें शो किया हुआ है। यहाँ क्या होता है कि एक इनपुट आता है, इनपुट में दो डिस्क्रिमिनेटर्स हैं एक तरीके से। एक V है जो कि V से ऊपर की पल्सेस को अलाउ करता है, और एक V प्लस डेल्टा V, एक बीच की रेंज सेट कर लेते हैं डेल्टा V, विंडो कहते हैं इसको हम, जो GM काउंटिंग सिस्टम में भी है और में भी है। तो इस सिस्टम में डेल्टा V जो है वो भी वेरिएबल रहता है। तो इसके अंदर अगर हम डेल्टा V प्लस डेल्टा V करेंगे तो उसके ऊपर की जो पल्सेस हैं वो भी काउंट नहीं होंगी यहाँ। लेकिन ये जो डिफरेंशियल मोड में क्या किया जाता है, इनको एक ऐसे सर्किट में भेजा जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटी कोइंसिडेंस। दो तरह के सर्किट्स होते हैं, वन इज़ कोइंसिडेंस एंड अदर इज़ एंटी कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब ये होता है कि आप घर से निकले, मैं भी घर से निकला, और कहीं मार्केट में हम दोनों एक साथ मिल गए, हमें पता नहीं था। तो ये होता है कोइंसिडेंस, अज्ञानतावश हमें मिल जाना। और एंटी कोइंसिडेंस होता है कि मान लीजिए ये निकले और इसके मैं भी नहीं मिला और आप भी नहीं मिले, लेकिन उस ड्यूरेशन के दौरान हम दोनों कहीं इसमें इंक्लूड हो गए, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गए। तो ये एंटी कोइंसिडेंस, इस तरह का सर्किट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये इसको बाद पल्स शेपर में ले जाते हैं, और पल्स शेपिंग जो है वो आप RC नेटवर्क बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं। क्लिपिंग क्लैंपिंग सर्किट्स भी होते हैं वो। तो उसके बाद ये काउंटिंग के लिए चला जाता है। ना यहाँ पे जो इनपुट पल्स है कैसे करता है, एक डिवाइड करता है इसको, डिवाइड करके वो डिस्क्रिमिनेटर में, जिसमें सर्किट में V और V प्लस डेल्टा V दो सिग्नल्स हैं जैसे बताया, और अपर लेवल में उसके पल्स के ऊपर का जाएगा। तो यहाँ पे जो पल्स जा रही हैं V के ऊपर की और V प्लस डेल्टा V के भी ऊपर की, और ये दोनों अगर नहीं मिलेंगी तो वो काउंटिंग होती है। ये थोड़ा समझ लें, दोनों अगर पल्सेस नहीं मिल रही हैं, दोनों चल रही हैं और दोनों अगर नहीं मिलती हैं एंटी कोइंसिडेंस पे, तो वो पल्स काउंट होती है, और जो मिलती हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो पल्स मिलती है वो सिर्फ डेल्टा V के रेंज की मिलती है, और आउटपुट फ्रॉम बोथ दिस डिस्क्रिमिनेटर इनको एंटी कोइंसिडेंस में डाला जाता है। तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा आउटपुट जब तक कि ये, अगर दोनों से इसको पल्सेस मिल रही हैं तो इसको ये रिजेक्ट करता है, अदरवाइज इस उसको काउंट करता है जब इसको पल्स नहीं मिल रही होती है। तो डेल्टा V रेंज के अंदर हम इसको समझ सकते हैं। लास्ट जो पार्ट होता है इसके अंदर वो होता है काउंटिंग सिस्टम, जिसको स्केलर भी बोलते हैं। तो आउटपुट पल्स जो PHS है उसको हम स्केलर में डालते हैं और नंबर काउंट होता है। अगर आपको उससे समझना है कि कोइंसिडेंस और एंटी कोइंसिडेंस कैसे बनते हैं, तो आप एक नैंड गेट के थ्रू लेफ़्ट में जो दिया हुआ है उससे एक ब्रैकेट के अंदर समझ सकते हैं। इसके अंदर एंड गेट को यूज़ किया है, और 1 और 2 इसके दो लेवल्स हैं जो डिस्क्रिमिनेटर्स के होते हैं, और उससे फिर वो कोइंसिडेंस का मतलब दोनों से आएगी तो ही काउंट होगी। और एंटी कोइंसिडेंस में आप देखें इसको कि
ये दोनों से एक एंड आ रहा है और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डिले डाली जाती है और एक ऑप एम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाया जाता है। तो शेपिंग करते हैं और उसके बाद एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाते हैं और एक डिले क्रिएट करते हैं। डिले के होने से जो हमारा ये काम है कि जब वो नहीं आएंगी पल्सेस तो वो काउंटिंग हो जाएगा, तो वो एंड गेट्स के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके लिए लास्ट काउंटिंग जो है उसमें नंबरिंग काउंटिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर दो तरह चीज़ें काउंटिंग होती है। पहला पार्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर बोलते हैं और सेकंड होता है एक मैकेनिकल रजिस्टर होता है। मींस जैसे गेट में गेट पास होता है तो एक एक करके वो अलाउ करता है, उस तरह का मैकेनिकल रजिस्टर होता है 1 2 3। ये ज़्यादातर जो है वो डिकेट काउंटिंग काउंट करता है, काउंटिंग बाई 10 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। एक इंटीग्रेटिंग सर्किट होता है और मैकेनिकल रजिस्टर जो है वो डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा कि एक प्रीसेट टाइम के लिए इसको काउंट रिकॉर्ड करेगा और ये जो रीसेट है स्केलर को बार बार उसको ले जाके रीसेट करेगा और डिस्प्ले करेगा काउंट्स को, जैसा कि घड़ियों में भी होता है। डिजिटल डिस्प्ले के लिए उनको फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस एंड फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। तो इसके बाद अभी हम वापस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हाई एनर्जी पार्टिकल जो हम डिटेक्टर्स कर रहे थे उसके अंदर हमारा एक सेरेनकोव काउंटर और एक हमारा पार्ट रह गया है दिस कॉल्ड स्पार्क चैम्बर।